हाँ तो स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 9 का पहला नंबर सवाल, √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करने के लिए हमें √3 एक परिमेय संख्या है, ये मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या किए, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या कैसा होता है, तो P बट्टा Q के रूप में होता है। तो हम यहाँ क्या लिख दिए, इसीलिए √3 बराबर P बट्टा Q, जहां P तथा Q एक पूर्णांक है एवं Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखिए क्या लिखा, यदि P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो उससे विभाजित होकर हमें √3 बराबर A बट्टा B प्राप्त होता है। अब ये क्या हुआ, पहले इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है, कोई सवाल है, मान लीजिए जैसे 36/40, 36/40। अब इसमें हमको देखना है कोई उभयनिष्ठ संख्या भी है जो दोनों में है, वैसी संख्या जो दोनों में हो उभयनिष्ठ संख्या कहलाता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 36 में 4 है, 9 चौक 36, और 40 में भी 4 है, 10 चौक 40। अब ये हमको क्या प्राप्त हुआ, 9/10। उभयनिष्ठ संख्या था तो उसको क्या किया, हम विभाजित कर दिए, काट दिए। तो काटे तो हमको क्या नया संख्या प्राप्त हुआ, 9/10। अब हम देख रहे हैं कि 9/10 में कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जो उभयनिष्ठ है, एक को छोड़ करके, एक के अलावा। तो यहाँ हम देख रहे हैं 9/10 है, ये जब कोई दो संख्या जिसमें उभयनिष्ठ संख्या के रूप में एक हो या उसका मौसा एक हो, वह संख्या क्या कहलाता है, तो सह अभाज्य कहलाता है। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं, कोई भी दो संख्या में उभयनिष्ठ संख्या यदि एक हो, एक के अलावे कोई दूसरी संख्या उभयनिष्ठ के रूप में नहीं हो, तब वह दो संख्या क्या कहलाता है, तो सह अभाज्य संख्या कहलाता है। तो यहाँ पर क्या किया गया कि P बट्टा Q में जो उभयनिष्ठ संख्या था उसको काट दिया गया पहले ही, और काटने पर हमको क्या प्राप्त हुआ, A बट्टा B। अब A बट्टा B में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो यह क्या कहलाया, आपस में सह अभाज्य कहलाया। अब इसमें क्या किए, सबसे पहले यहाँ पर बट्टा में कुछ नहीं है तो एक है, तो तिरछा गुना किए, एक को एक से गुना किए तो ए हुआ, और √3 को b से गुना कर दिए तो क्या हो गया, √3b हो गया। अब दोनों तरफ हम क्या किए, वर्ग किए, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो a का वर्ग कर दिए और फिर √3b का वर्ग कर दिए, तो a का वर्ग a² और फिर √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, और b का स्क्वायर b² हो गया। अब ये जो 3 है, इसको बराबर के दूसरे तरफ जब हम ले जाएंगे तो बट्टा में चला जाएगा, a² के नीचे चला गया, a² बट्टा 3, बचा क्या इधर b²। यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, 3a² को विभाजित करता है, बट्टा के नीचे 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, 3a² को विभाजित करती है, अतः 3a को भी विभाजित करेगी। एक प्रमेय होता है, उस प्रमेय में कहा गया, जब कोई संख्या किसी दूसरे संख्या के वर्ग को अगर बांट रही, विभाजित कर रही है, भाग कंप्लीट कर रही है, भाग दे रही है, यानी उससे पूर्ण भाग हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस संख्या का वर्ग में अगर भाग हो रहा है दूसरे संख्या का, तो उस संख्या में भी इस संख्या से भाग होगा। अब जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं 3 है, 3 से हम किसी संख्या में, जैसे मान लीजिए हम 9, तो 9 का वर्ग क्या होता है 81, 9 का वर्ग क्या हुआ 81, 3 में हम 81 से भाग लगाते हैं तो भाग लग गया, इसका मतलब क्या हुआ, 3 से हम 9 में भी भाग लगाएंगे तो भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर यही कह रहा है, 3a² को विभाजित करती है, अतः 3a को भी विभाजित करेगी। यहाँ तक एक बार कंप्लीट हो गया एक स्थिति। अब सेकेंड स्थिति में क्या किए, पुनः a बराबर 3c हम मान लिए, माना कि a बराबर 3c। अब देखिए यहाँ पर जब सवाल में हो सकता है परीक्षा में √3 न दे करके पूछ दे, √5 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध कीजिए, √2 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध कीजिए, √7 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध कीजिए, तो सिर्फ अंक को चेंज करना है, 3 के जगह पर हम 5 रख देंगे, अगर 2 पूछ रहा है √2 तो 2 रख देंगे, 7 पूछ रहा है तो 7 रख देंगे। तो यहाँ जो संख्या रहेगा वही हम यहाँ मानेंगे। तो a बराबर यहाँ 3 है, तो यहाँ पर क्या किया, a बराबर 3c हम मान लिए, अगर 5 रहता तो a बराबर 5c हम मानते। अब इसमें भी क्या किया, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ पर क्या किए हैं, a में वर्ग कर दिए, फिर 3c का वर्ग हो गया। अब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 यहाँ हम क्या बनाए थे, समीकरण 1 में a² बराबर 3b², a² की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 3b² रख सकते हैं, तो हम a² की जगह पर क्या रख दिए, 3b² रख दिए। अब ये 3 का स्क्वायर हो गया 9 और c का स्क्वायर c²। अब क्या किए, ये 9 गुना में है, इस तरफ आ गया तो बट्टा में नीचे चला गया, अब 3 से 9 कट गया, 3 3 आए 9, तो क्या बचा b² बट्टा 3 बराबर c²। अब यहाँ पर क्या हुआ, 3b² को विभाजित करती है, अतः 3a को भी विभाजित करेगी, ए को सॉरी 3 यहाँ पर b लिखेंगे, गलत हो गया, हाँ 3b² को विभाजित करती है, अतः 3b को भी विभाजित करेगी। यही नियम प्रमेय का जो नियम यहाँ हम आपको बताए थे, वही नियम यहाँ भी अप्लाई हुआ है। जब 3b² को विभाजित करती है, इसका मतलब क्या हुआ, 3b को भी विभाजित
करेगी। दोनों स्थिति में, यहाँ पहला स्थिति और दूसरा स्थिति, दोनों स्थिति में हम पाते हैं कि ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 3 है। 3 दोनों में आ रहा है। 3 ए को भी काट रहा है और 3 बी को भी काट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? 3 ए और बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हुआ था? ए बट्टा जो बी है, इसमें कोई एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्योंकि इसको तब ना सह अभाज्य बोला गया था। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। और बोला गया था एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड है ही नहीं उभयनिष्ठ में, उभयनिष्ठ के रूप में। तो यहाँ पर क्या हुआ? हमारा मानना जो है यहाँ पर गलत साबित हो रहा है, जो कि क्या है? विरोधाभास है। हम जो माने हैं उसको क्या कर रहा है? ये विरोध कर रहा है। अतः √3 क्या हो गया? हम माने क्या था सबसे ऊपर में? √3 एक परिमेय संख्या। यहीं से विरोधाभास उत्पन्न हुआ। हम गलत वहीं से शुरू हो गया, क्योंकि हम क्या माने थे? अपरिमेय को क्या मान लिए थे? परिमेय मान लिए थे। अब यहाँ जब ये सिद्ध हो गया कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो जब √3 परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या होगा? तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं कि √3 हो, चाहे √5 हो, चाहे √2 हो, चाहे √7 हो। इस प्रकार का जब भी सवाल होगा तो हम इसी तरह से सवाल को बनाएंगे। धन्यवाद।